ऑलराइट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दी थी सिग्मा लिमिटेड, ठीक है। फ्यू ऑफ यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड इट, ठीक है। कोई पार कर गए, कोई आधे रास्ते में रुक गए, कोई भूल गए। लॉजिकली कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे रोक के पूछेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये लॉजिकली आपको क्लियर है, उर्दू में हमें आना चाहिए कि हम इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं, और ग्रामर हम अपनी ठीक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 मार्क्स का हो गया। एनालाइज द अंडर एब्जॉर्ब्ड इनटू वेरिएंसेस। ये मैंने आपको कहा था कि ये वेरिएंसेस वाला पार्ट है, और जब हम वेरिएंसेस करेंगे तो इस क्वेश्चन पे एक बार वापस सलामी देंगे और इसके वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। हम आए थे डायरेक्टली प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमने सिग्मा लिमिटेड की बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है, ठीक है। कौन से ऐसे की बनानी है? फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। और ये हम बना रहे हैं यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। हमें ऑलरेडी एक्चुअल डेटा भी दिया गया है और बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 2015 की गिवन है, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बनाई गई है। हमें सिर्फ ये करना है कि उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हटा के मार्जिनल कॉस्टिंग पे लेके आना है। पहला, सेल्स 2015 में सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है? 56,580,000। Would these be affected by the costing system? No. ये आगे हमारी सेल्स जो क्या है 56,580,000। जैन आपसे सवाल हो गया था, ये बोर्ड पे ही अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है। और इसको वेरीफाई किया था वैसे आंसर से। कितना आप समझते हैं कि 7 में से आप कितने मार्क्स ले सके थे इसमें अपनी सेल्फ एवेल्युएशन? अकेला कर रहा था तो 4, तो अटके कहां पे थे? अच्छा, तो 4 मार्क्स फिर कैसे दे रहे? सही है, सही है, चलो ठीक हो गया। सेल्स हमारी सेम रहेंगी चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो। इसे हम ट्राई किया था, सवाल हुआ नहीं। कितना ट्राई किया? डेटा देखा था, समझ में नहीं आया। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, डेटा नहीं समझ में आना मतलब नॉलेज में कमी, नॉलेज में कमी मतलब 20 मार्क्स, ठीक है। आप 100 में से सिर्फ 15 से 20 मार्क्स ले सकते हो क्योंकि आपकी नॉलेज ही नहीं है। हमें पहले नॉलेज को ठीक करना है, फिर एप्लीकेशन को, फिर एनालिसिस को, फिर इवैल्यूएशन को। 4 स्टेजेस हैं। जितना हम बेहतर पोजीशन पे आते जाएंगे हम 100 मार्क्स के करीब जाते जाएंगे, सही है। अच्छा, सेल्स एब्जॉर्प्शन हो मार्जिनल हो सेम आएंगे। फिर आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत है वो है 600 यूनिट्स। यूनिट्स तो सेम रहेंगे चाहे कॉस्टिंग सिस्टम कोई सा भी हो, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 5,400,000 की है। लेकिन हम कहेंगे कि इसके अंदर पिछले साल 2014 का फिक्स्ड खर्चा भी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी शामिल है जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहां करना चाहो यहां कर लें, या फिर बेटर है वर्किंग नंबर लगा लेते हैं, बड़े आसान से स्पेस में कर लेते हैं। कंजेस्टेड स्पेस रखेंगे, वर्किंग करने में टेंशन होगी। यह आ गई वर्किंग नंबर 1। पहले हमने रख दिया एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक 600 यूनिट्स की वैल्यू है
5,400,000। इसमें से हम पिछले साल का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो इसके अंदर एब्जॉर्ब किया गया है। मिसम, आप मुझे बता सकते हैं क्या 2014 का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या था? 2014 का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या था? ओके, पहला 2014 का एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था? 3,600,000। सही है, ग्रेट। और 2014 में बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी थी? 45,000 मशीन आवर्स, और हर 10 घंटे में एक यूनिट बनने वाला था। तो 45,000 घंटों में कितने यूनिट्स बन सकते थे? सही है, फिगर्स को क्रंच करना शुरू करते हैं। अगर हर 10 घंटे में एक यूनिट बनता है तो 45,000 घंटों में कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 4,500, 4,500। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली पर यूनिट पे लेके आए या पहले पर मशीन आवर लेके आए और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पे लेके जाए तो भी आपकी मर्जी है। फिक्स्ड OAR 36 लाख डिवाइडेड बाय 45,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स। ये क्या आ गया? OAR, फिक्स्ड OAR पर यूनिट। अगर मैं 36 लाख को 45,000 घंटों से डिवाइड करता था तो शायद 800 रुपए का था, 80 रुपए था, सॉरी 80 रुपए पर आवर था। क्योंकि एक यूनिट को बनने में 10 घंटे लग रहे थे तो 800 रुपए फी यूनिट। अच्छा, कितने यूनिट्स हैं ये? 600 यूनिट्स है और हर यूनिट में 800 रुपए है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 600 यूनिट से। ठीक है, ये इटसेल्फ अमाउंट कितना है? 480, 480,000। सही है, सही है, क्योंकि 000 है तो 480,000। अब 54 लाख में से हमने 5,40,000 माइनस कर देने हैं, 4,920। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमारे ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 4,920 है। यहां तक पहुंच गए थे? यहीं तक पहुंचे थे, आगे नहीं गया था। यहां तक ठीक था? अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 4,920। मैं इसको माइनस कर रहा हूं, वजह क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री इस साल के लिए खर्चा है। पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुआ, इस साल में खर्चा ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद हमने यूनिट्स बनाए हैं तो उसकी हम रखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको भी वर्किंग में लेके आ जाते हैं, ब्रैकेट्स में करने की करेंगे तो डबल टेंशन होगी, गलती की भी और स्पेस मैनेजमेंट की भी। कागज के कोई पैसे तो नहीं कटेंगे ना, स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा जाया होगा, मसला नहीं है। वर्किंग 2, कितने यूनिट्स इस साल बनाए गए हैं, बनाए जाएंगे, सॉरी 2015 में बनाए जाएंगे 4,500, जिनकी एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वैल्यू है 4,325। लेकिन ये तो क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन मिसम कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? 4, हाँ सही है, ग्रेट। लेकिन ये है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने अपनी कॉस्टिंग में
क्या ऐसा डाला होगा जो मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं मानेगा? फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट 2015 की ही रखी होगी। 2015 का OAR कितना है? ग्रेट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, फॉर्मूला लिख देते हैं एग्जामिनर को समझाने के लिए कि बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड था 40,50,000 डिवाइडेड बाय 2015 में भी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 45,000 मशीन आवर्स है, तो फी घंटा आया था 90 रुपए, और हर यूनिट को बनने में अभी भी वही टाइम लगेगा जितना 2014 में लगा था। अगर एफिशिएंसी इंप्रूव होती थी, कम टाइम में मशीन बनाती थी, तो OAR पर यूनिट मुख्तलिफ हो सकता था। ये लगा दी हमने 10 घंटे, तो 900 रुपए फी यूनिट के हिसाब से हमने फिक्स्ड खर्चा भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा माना है। और ये यूनिट्स कितने हैं? 4,500। कितना बनाइए? 40 मिलियन या 4 मिलियन, सॉरी 4,50,000। मार्जिनल कहेगा बेटा तुम हटो यहां से, ठीक है, तुम का इनके साथ भाग रहे हो यूनिट्स के साथ, आपको वैसे भी 2015 को ही चार्ज होना है, तो वेरिएबल कॉस्ट बाकी कितनी रहेगी? जब टोटल कॉस्ट में से फिक्स निकाल दी 40,275, ये आगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये भी खर्चा है। अगर आप इसको एक अलग कॉलम बना के ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस वेरिएबल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी करते थे तो कोई गलत नहीं था, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैनेजरल अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट आपकी मर्जी का हो सकता है। ठीक है, ये होगी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम आते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। वर्किंग 3 कर लेते हैं इसमें। एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की? 4,925,000। ठीक है, लेकिन ये बकौल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है। क्या मार्जिनल भी इसको इतने पे वैल्यू करेगा? नहीं। क्या कहेगा कि इसमें से भी फिक्स कॉस्ट को बोलो बेटा तुम हटो यहां से, और 2015 की क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिक्स कॉस्ट भी 2015 की होगी। 2015 का OAR तो हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 900 पर यूनिट, और क्लोजिंग में यूनिट्स कितने बचने हैं? 500। ग्रेट, तो ये हो गया 450, 4.5 लाख। ये मैंने इसकी वैल्यू में से उड़ा दी है, बाकी रह गया 4,475,000। यहां तक आ गए थे, आगे भी चले गए थे इससे, सही है? ट्राई किया था और नहीं, आप भूल गए थे इनफैक्ट, सॉरी, समझ में नहीं आ रहा था। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट? गुड है। ललित आप यहां तक आ गए थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा कैच किया कि घर पे अकेले में नहीं समझ में आ रहा था, दोस्तों के साथ बैठ के समझ में आ गया, क्यों? किसी ने हेल्प की? स्टार्टिंग स्टेज में फंसे हो, ठीक है भैया, ठीक हो गया। ये कड़ी पकड़ना जरूरी है कि मैं अटक कहां पे रहा हूं, सही है? दोस्त यहां पे साथ है, वहां पे साथ नहीं होंगे, वहां अकेले ही काम करना है, तो हमें जो भी रुकावट है उनको दूर करना है। आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 275 का, सही, और उसको मैं प्लस में रख रहा हूं क्योंकि ये वाला सामान उठ के, ये खर्चा उठ के अगले साल चला जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यह आ गया हमारा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितना बता रहे हैं? 15,000
60 सही, 15,860। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल व्हाट? गुड, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके लिए अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। टोटल हमारी कॉस्ट है 52,50,000, जिसमें से 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है। सो इट्स 5250 का 70%, जो कि बन रहा है 3,675। तो जब हम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन माइनस करेंगे तो बाकी क्या आ गया? नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कि है 12,185, 185। इज दिस द प्रॉफिट? नो। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। तो बॉर्डर के उस पार वेरिएबल कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन चाहे नॉन प्रोडक्शन, और बॉर्डर के इस पार फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन चाहे नॉन प्रोडक्शन। अब इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। टोटल है जो एक्सपेक्टेड है 40,50,000 है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2015 के 40,50,000 है, जो कि पहले हम इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा मान रहे थे। अब हम इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा नहीं मानेंगे, एज इट इज चार्ज कर देंगे। यहां से जो माइनस किए जाते हैं वो एक्चुअल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे, बजटेड बना रहे हैं, तो बजट और एक्चुअल में फर्क हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल जब होगा तब होगा। तो बजटेड था 40,50,000 और माइनस करेंगे फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो कि 5250 का बाकी 30% है। कितना बना? 1575। कोई कंफ्यूजन अब तक किसी को भी? नो? अच्छा, दैट्स इट। सही है। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, विल बी लेफ्ट विद द प्रॉफिट। $560। पॉज कर, नमाज में अजान हो जाए। Okay, so this is the budgeted profit or loss using marginal costing. क्वेश्चन के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है। इज इट सेम? इज इट सेम? ये है 6,560,000 और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कितना है? 6,530,000. So there is a difference. Requirement D, analyze the difference between budgeted profit determined under absorption and marginal costing for the year ended 31 December 2015. What do you believe is the difference? एक ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से। ओपनिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम करती है क्योंकि खर्चा है, और और क्लोजिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा करती है। तो अगर हम बेस बनाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को और यहां से हम सफर तय करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक का, उल्टा हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से इससे कम होगा, ऐसा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से इससे
ज्यादा होगा, तो इसमें से माइनस हम करेंगे क्या, लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने थे, 600, और उसमें में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई थी, 4,80,000 की, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए एक एक्स्ट्रा वजन था, और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट का सॉरी कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होना चाहिए था, तो मैं इसमें से 480 लेस कर देता हूं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में यहां से कैरी फॉरवर्ड कितना फिक्स खर्चा करके जा रहे हैं, 450 का, सही है। ओपनिंग में यूनिट्स थे 600 और क्लोजिंग में यूनिट्स हैं 500, 100 यूनिट्स का नुकसान है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड का रेट भी मुख्तलिफ है। जो ज्यादा लाया था वो 800 वाला था, और जो लेके जा रहा है वो 900 का है, सही है। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर रेट सेम होता था तो वाज़े तौर पर नेगेटिव इंपैक्ट था। अगर क्लोजिंग रेट 2015 का ओएआर 2014 से और भी कम होता तो डबल नुकसान था, सही है। अच्छा, अब हम इसमें सिंपल करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना है, 450। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 6,500, और सवाल में कितना है, सो दिस वुड बी प्रॉफिट एज पर absorption costing, and this is part D. You perfectly went through it, you both, और आपने जो मिलके सवाल किया था वो भी ये ठीक हो गया था। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, 1% भी नहीं है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैंडआउट मैंने आपको दिया है, इफ यू कुड सी, is there Seema Enterprises? No? मैंने चल ठीक है। So you know this is Hexa. Seema आप लोगों के पास नहीं है, so I'll be giving you this handout later. इसको नोट डाउन कर लें तो हम आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट है 2000, इनमें सर हाणे फिक्स्ड वारो जेको आहे फिक्स्ड ओवरहेड सां गॾु 800 रुपये इहो भी मौजूद आहे, बाक़ी 1200 वेरिएबल आहे। वेरिएबल के 5 से डिवाइड करने का आंसर है 9850। छके चा सा एम के हाँ डिवाइड करना 4500 से हाँ आंसर है 9850। हाँ ऐसे हेते दिन का 2250। हाँ। कहने के में फर्क क्या है? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, अच्छा, मतलब कि हम के लेस करे जेको भी आंसर हाँ वो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल होंदो। दिस लाइक वी हैव गॉट 4 कॉस्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड तो हमने देख लिया 900 रुपए पर यूनिट था, और इसने कहा कि जो टोटल ओवरहेड है वो 2250 है, सही है। सवाल में लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 2015 का 2250 है, जिसमें से हमने जब फिक्स, अच्छा ये 2250 पर यूनिट है ना, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 900 रुपए। तो 2250 में से अगर हम 900 रुपए पर यूनिट फिक्स निकाल दें तो बाकी 1350 बचेगा वो
वो वेरिएबल है। लेकिन आपका कहना यह है, ललित का सवाल यह है कि हमारा टोटल खर्चा जो प्रोडक्शन में आया है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ लिखा हुआ है वो 44,325, ये हमारा टोटल खर्चा है 4,500 यूनिट्स को बनाने का। अगर आप 44,325,000 को 4,500 यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आपका खर्चा 9,850 आ रहा है, जबकि वो है 2,250। तो तीसरा एलिमेंट आ गया कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कितना होगा। हमारे पास इतना डेटा मौजूद नहीं है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को भी अलग कर सकें। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना होगा, 9,850 माइनस 2,250, 7,600 हमारा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर का खर्चा होगा। एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट कि आपके सामने जो भी डेटा आता है उसमें से जितना आप डेटा एक्सट्रैक्ट करने की नीयत रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एग्जामिनर ने इस सवाल में नहीं उलझाया, किसी सवाल में भी उलझा सकता है, लेकिन अगर आप फिगर में से फिगर्स निकाल सकते हैं तो आपको बड़ा फायदा देगा। तो ऐसा नहीं कि बस इस सवाल में तो काम करनी ना फिर छोड़ दे। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि सर ये वाला तरीका सही है ना, बस सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी कीन टू लर्न फर्दर वेज। ठीक है, आगे मूव करें, इसको रिमूव कर दो। ओके, अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से बाहर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को अब इसके सवाल दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, एंड यू हैव टू ट्राई एट योर ओन। नहीं समझ में आएगा, मैं हूं, डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर बाज़ जो एग्जामिनर है सॉल्व इस तरीके से करता है कि सुलझने के बजाय उल्टा उलझ जाते हैं कि सर आपने तो कहा था ये नहीं होता, ये तो ऐसे कर रहा है। ऐसे मल्टीपल तरीके होते हैं, सही है। मेरे समझाने के बाद जब आप उस आंसर को देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है। तो आप अपने एंड से सवाल ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे, मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप उसके आंसर को रेफर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कंप्लीट करके बैठ जाते हैं एंड देन यू जस्ट वांट टू वेरीफाई, तो यू कैन। अच्छा, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग पे मेरा फोकस अभी बना हुआ है, मैं हटा नहीं हूं इस बात से। कॉस्टिंग जब भी मैं कहूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि एक यूनिट बनाने में मेरा खर्चा कितना आता है। अब इसमें कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होंगे और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट होंगे। भरेगा कौन से मेरा मकसद होगा कि यूनिट या प्रॉफिट लॉस। मिसाल, हम लेबर से जब काम करते हैं तो लेबर को पैसे देने का एक तरीका होता है वेजेस, आर्ली वेजेस। हम असाइन करते हैं कि लेबर जितने भी घंटे काम करेगा, हर घंटे का लेबर को 200 रुपया, 250 रुपया या 400 रुपया दिया जाएगा। हम ये देखेंगे कि अगर हम लेबर को 250 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करते हैं और वो लेबर एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगाता है। अगर हम लेबर को देते हैं 250 रुपए फी घंटा और वो प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगाता है, तो मैं प्रोडक्ट एक्स को कितना खर्चा चार्ज करूंगा, 500 रुपए, 250 रुपए पर 1 आवर, एंड प्रोडक्ट एक्स इज कंज्यूमिंग 2 आवर्स। तो 2 घंटे मल्टीप्लाई बाय 250 रुपए प्रोडक्ट एक्स को पकड़ूंगा, बेटा तुमने देने हैं।
इजी हो गया। इसमें एक केस आता है बेसिक आवर्स का। बेसिक आवर्स मतलब हर इंसान एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है। नॉर्मली 9 to 5 ऑफिस टाइमिंग्स क्या होती है? 9 to 5। ये लेबर है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात का ख्याल करना है कि हम लेबर को एक्सप्लॉइट ना करें, नाजायजी ना करें उनके साथ। और लेकिन अगर मेरे पास काम ज्यादा है, सीजन चल रहा है, सही है, काम ज्यादा है, तो मैं अगर लेबर को कहता हूं कि 10 घंटे काम करो, 11 घंटे काम करो और उन्हीं पैसों पे, तो ये लेबर के साथ नाजायजी है। वो कहेगा भाई काम तो काम है, मैं कल आके कर लूंगा। लेबर को क्या किया जाता है? एक होते हैं बेसिक आवर्स जो एक हफ्ते के फिक्स किए जाते हैं या एक दिन के फिक्स किए जाते हैं। लेकिन अगर लेबर एक दिन में उससे ज्यादा काम करेगा तो उसको हम नाम क्या देंगे? ओवर टाइम आवर्स। से फॉर इंस्टेंस बेसिक आवर्स में हमने लिख दिया कि देयर वुड बी एन 8 आवर्स डे, यानी एक दिन में लेबर 8 घंटे काम करेगा और बेसिक वेज रेट कितना होगा? 250 रुपए पर आवर। ये हो गया बेसिक। लेकिन हम प्रमोट करना चाहते हैं कि लेबर एक दिन में ज्यादा काम करे, काम ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। अगर लेबर अपने 8 घंटे की कैपेसिटी पे काम करेगा तो हम पूरे नहीं पढ़ सकेंगे। तो मैं लेबर को ऑफर करता हूं कि 8 घंटे से जितना भी एक्स्ट्रा काम करेगा उसकी मैं पेमेंट करूंगा टाइम एंड हाफ। है वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मकसद क्या होता है? सॉरी, ये टोटली वेरिएबल है, ये फिक्स है ही नहीं। तो अगर 250 रुपए पर आवर दे रहा हो, काम करोगे तो दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा। लेकिन ओवर टाइम में मैं क्या कर रहा हूं? अगर एक बंदा मेरी फैक्ट्री में एक दिन में 11 घंटे काम करता है, जिसमें से 8 घंटे क्या हुए? बेसिक, लेकिन 3 घंटे उसने क्या किया है? ओवर टाइम। तो ओवर टाइम की मैं उसको पेमेंट कैसे करूंगा ये सीख लेते हैं। मैंने कहा है कि एक्स्ट्रा आवर्स आर पेड टाइम एंड हाफ। इसका मकसद क्या है? बेसिक और उसका आधा। मैं इसको लिखता टाइम एंड अ क्वार्टर। तो बेसिक और उसका क्वार्टर, सही है। तो टाइम एंड अ हाफ मतलब 250 रुपए और उसका आधा। 250 रुपए का आधा कितना बनेगा? 125। अब मैं लेबर को बेसिकली 250 रुपए तो दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना दूंगा? 175, सॉरी 125। तो टोटल बना 375। इसको हमने कहा बेसिक रेट, और 125 को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ओवर टाइम प्रीमियम। अब इसमें मसला देखें क्या होता है। अगर मेरा लेबर 1 घंटे में 2 यूनिट्स बनाता है, इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं कि 1 यूनिट आधे घंटे में बनाता है। अगर मेरा लेबर 1 घंटे में 2 यूनिट्स बनाता है, या मैं ये कह दूं कि 1 यूनिट पे आधा घंटा लगाता है, तो 11 घंटों में कितने यूनिट्स बनाएगा? 22। सही है, सेंस काम कर रहा है। अगर 1 घंटे में 2 यूनिट्स बनाता है या आधे घंटे में 1 यूनिट बनाता है, तो 1 घंटे में 2 बनाए। 11 घंटे एक दिन में मेरे बंदे ने काम किया है। वसीम भाई ये लेबर है मेरे पास, वेज रेट पे काम करता है। वसीम भाई ने 11 घंटे काम किया है, तो यूनिट्स कितने बनाए होंगे? 22। अब मैं अगर कैलकुलेट करूं कि मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है,
तो आप कहेंगे कि सर जो पहले 16 यूनिट्स बने हैं वो 250 रुपए, यानी उसका भी आधा अगर करते हैं 125 रुपए के हिसाब से है, लेकिन बाद के जो 6 यूनिट्स उसने बनाए हैं वो महंगे पड़े हैं। लेकिन मैंने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देयर शुड बी स्टैंडर्ड। ये यूनिट मुख्तलिफ नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट एक्स है और उसके तमाम यूनिट्स आइडेंटिकल है, एक ही जैसे हैं, होमोजीनियस है, ठीक है, तो हर यूनिट की कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए। तो कॉस्टिंग ने इस बात को आसान कैसे किया, कहा कि जो बेसिक रेट है ये डायरेक्ट है और जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट है। दैट मीन्स के 250 रुपए जो आपने दिए हैं, बेशक उन 3 घंटों के भी, पूरे 375 रुपए को आप ओटी प्रीमियम नहीं कह सकते। ओवर टाइम प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 125 को कहा जाएगा, जो इजाफी दिए गए हैं। जो 250 है वो बेसिक ही है, भले ओवर टाइम में काम हुए हैं। जब हम कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करेंगे तो हम कहेंगे 250 रुपए फी घंटा, यानी 125 रुपए फी यूनिट। यह नहीं हो सकता कि 16 यूनिट्स की कॉस्ट अलग हो और 6 यूनिट्स की कॉस्ट अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। हेंस हमने क्या कर दिया कि आपके फैक्ट्री में जितना भी ओवर टाइम प्रीमियम पे किया जाएगा उसको माना जाएगा इनडायरेक्ट। क्या ये यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा? हां भी नहीं भी। यस, मार्जिनल कॉस्टिंग कहेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहेगा हां, लेकिन उसको चार्ज करने का एक तरीका देगा ओआर। सही है। अब इन दो स्कूल ऑफ थॉट्स में, ठीक है, एक कॉमन सवाल उठेगा कि सही कौन है, गलत कौन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्टिंग का नुक्ता यह है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पीरियोडिक कॉस्ट है। वो कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट है और मार्जिनल कहता है पीरियोडिक कॉस्ट है। प्रोडक्शन है तो यूनिट की कॉस्ट में जाएगी, पीरियोडिक है तो उस महीने, उस क्वार्टर, उस 6 महीने, उस साल को जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने उसको यूनिट की कॉस्ट में भेजना मना कर दिया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने यूनिट की कॉस्ट में भेजा और उसके थ्रू प्रॉफिट लॉस में भेजा, क्योंकि वो उसको प्रोडक्शन मान रहा है, इसको पीरियोडिक मान रहा है। दोनों की अलग अलग लॉजिक्स हैं, दोनों के अलग अलग रेशनल्स हैं। सही कौन है, गलत कौन है? दोनों सही हैं, तो दोनों का यूज मुख्तलिफ होता है। हम सोशल मीडिया के बाद बहस पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम वन साइज फिट्स ऑल की कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि एक ही साइज होगा, सबके ऊपर वही फिक्स आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही कॉन्सेप्ट तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। एक ही थ्योरी तमाम कम्युनिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। तो हम जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनके ख्याली कुछ और होते हैं, उनको भी इस्लाम के हिसाब से जज करने के चक्कर में बड़े फतवे जारी कर रहे होते हैं। भाई उनको फॉलो ही नहीं करना है। सही है, वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं जिस हिसाब के, वो तो वहीं से लादा हुआ होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम कॉन्सेप्ट कहें कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी या सेपरेट फैमिली अच्छी, आप किसको सपोर्ट करेंगे? और अगर मैं डिबेट कराने बैठ जाऊं तो आधे बंदे होंगे सर अलग अलग सही है, बंदा अपनी जिंदगी भी जिएगा कि खाला और फुफो को संभालेगा। सही है। और कोई कहेगा कि सर साथ रहेंगे तो अच्छी बात है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ होगा, बड़ों को ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे। लेकिन डिबेट का आखिर क्या निकलेगा? कोई हल नहीं निकल सकता। जिस तरह कॉमनली एक डिबेट की जाए लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, सदियों से चलती आ रही होगी, लेकिन हल निकलता है क्या? कभी नहीं। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं। सिचुएशन हर किसी की मुख्तलिफ हो सकती है। सही कौन है, गलत कौन है, इसका कभी भी कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं आ सकता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सही या मार्जिनल कॉस्टिंग सही, सही कौन है, गलत कौन है, बात यह नहीं है। बात यह है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए?
एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, और मार्जिनल कॉस्टिंग इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाए, दैट इज सपोज टू बी सेंड टू द शेयर होल्डर्स, टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सही है, जो कंपनी के अंदर नहीं है, कंपनी से बाहर है, लेकिन स्टेक रखते हैं, फिर वो बैंक्स हो, फिर वो गवर्नमेंट हो, फिर वो कस्टमर्स हो, फिर वो सप्लायर्स हो, फिर वो शेयर होल्डर्स हो, फिर वो बॉन्ड होल्डर्स हो, लेकिन वो कंपनी से बाहर है। हम कंपनी की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उनको लीक नहीं कर सकते, हम उनको सिर्फ काम की चीजें बताएंगे। जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो IAS 1 और IAS 2, ठीक है, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो अप्लाई होता है ऑन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें टर्म्स क्या यूज होने चाहिए। और IAS 2 अप्लाई होता है ऑन इन्वेंट्रीज, कि आपके पास जो अनसोल्ड गुड्स है फॉर रीसेल पर्पस, इन्वेंट्री, उसको कैसे वैल्यू किया जाएगा। IAS 2 के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया जाता है फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पसेस, एंड IAS 2 इज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। लेकिन जब हम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जो मैंने पहले दिन आपसे बात की थी, द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो जो मैनेजमेंट के अंदर स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जो विद इन द कंपनी के लिए स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सही हो गया? अच्छा, इसमें इसने मसला हल कर दिया कि जो ओटी प्रीमियम होगा सिर्फ वो इनडायरेक्ट है, वो एब्जॉर्प्शन यूनिट की कॉस्ट में घुमा फिरा के लेके आएगा, मार्जिनल बोलेगा बेटा तू निकल यहां से, तुम इनडायरेक्ट हो। सही है? दूसरा, लेबर को पे किया जाता है ऑन पीस मील बेसिस। एक हो गया आर्ली वेजेस, एक हो गया पीस मील बेसिस। व्हाट डज पीस मील बेसिस मीन? नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है कि एक एम्प्लॉय एक दिन में जितने भी यूनिट्स बनाएगा या एक हफ्ते में जितने भी यूनिट्स बनाएगा, उन नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से उसको पेमेंट की जाएगी, फी यूनिट उसको पे किया जाएगा। हां, इस बात में जरूर इस बात को देखा जाएगा कि वो क्वालिटी खराब ना करे, चीजों को जाया ना करे। जिस तरह कभी गेम शो देखते होंगे, गेम शो में वो फाद भाई उसको कहते होंगे या दानिश भाई उसको कहते होंगे कि भाई जितने ज्यादा केले खा सकते हो 1 मिनट के अंदर, सही है, या अंडे खा सकते हो 1 मिनट के अंदर, तो वो उस फ्रूट के साथ या उस अंडे के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करता। घर में खाता तो बड़ा हिसाब किताब से खाता, कुछ ज्यादा नहीं करता। लेकिन गेम में जीतना इस बात पे है तो वो क्या करेगा, आधा केला खाया आधा छोड़ दिया। डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। एक स्टाफ को अगर आपने कहा कि बेटा जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे उतना तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो तो दानिश भाई का जीतो पाकिस्तान खेलने लग जाएगा, वो तो जाया करने लग जाएगा चीजों को, लेकिन हम उसको तमाम यूनिट्स के पैसे नहीं देंगे। इसमें से जो भी यूनिट्स डिफेक्टिव होंगे, सब स्टैंडर्ड होंगे, जो डिस्क्वालीफाई होंगे, हम उन यूनिट्स के इनको पैसे नहीं देंगे। ठीक है? और अगर उस पर रीवर्क नहीं किया जा सकता यूनिट्स के ऊपर, मिसाल उसने जाया कर दिया तो अब जाया ही हो गया, तो हम उसको पेनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है? माइनस भी करवा सकते हैं, ताकि इस बात का ख्याल करें कि चीजें जाया ना की जाए, तो काम करें लेकिन गुड क्वालिटी। तो आप जिस तरह पेपर अटेम्प्ट करते हो, आपको आपके पास टाइम हो कम, तो आपको जो आता है टिक 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 लिखते जाते हो, लेकिन वही टाइम आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लिखा जाए, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जो लिखते हो वो किसी काम का नहीं होता। इससे बेहतर था कि स्लो ही हो जाते, एक आध क्वेश्चन छोड़ ही देते थे, लेकिन जो लिखते वो तो ढंग का होता, उसी के मार्क्स मिल जाते। तो ज्यादा लिखने के चक्कर में खराब लिख दिया या गलत लिख दिया। दिस इज पीसमील बेसिस। इसमें हम स्टाफ को पे कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स
रिड्यूस्ड। इसमें आप नॉर्मल वेस्टेज का ख्याल रख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि जितने भी यूनिट्स बनाए जाएंगे उसमें से 10%, 12% या 15% यूनिट्स जाया ही होंगे, तो वो लॉस आप यूनिट्स को चार्ज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, इफ इट इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, इफ इट इज अनअवॉइडेबल, तो वो खर्चा हम यूनिट को चार्ज कर देते हैं। एक टाइम जो लेबर को फजूल में पे किया जाता है, जिसको हम कहते हैं आइडल टाइम। व्हाट इज आइडल टाइम? लेबर उसमें फ्री होता है तो पैसे क्यों देंगे हम? करेक्ट। जब हमारे तरफ से किसी फॉल्ट की वजह से प्रोडक्शन रुक जाए तो लेबर आर्ग्यू कर सकता है कि भाई मैं तो बैठा हूं, लेकिन आपके पास काम नहीं है, इसे मेरा तो कोई कसूर नहीं है। से अगर मशीन चलते हुए लाइट बंद हो गई और पावर को रिस्टोर करने में 15-20 मिनट लग ही जाते हैं, तो वो जो 15-20 मिनट वो फारिग बैठा, हम उसकी पेमेंट उसको करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? आइडल टाइम। लेबर बैठा है, काम चल रहा है, अचानक से आवाज आती है फैक्ट्री बंद करो, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, यहां काम रुक गया। भाई मैं तो बैठा हूं ना, अब रॉ मटेरियल आने में घंटा 1.5-2 लग जाते हैं, लेकिन लेबर विल स्टिल बी पेड। मशीन का कोई टूल टूट जाता है, कोई पार्ट टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, मशीन खराब हो जाती है, लेबर का तो कोई कसूर नहीं है ना, सही है। तो आइडल टाइम इज नॉन प्रोडक्टिव या फिर इनएफिशिएंट टाइम। बात यह आएगी कि ये इनएफिशिएंट टाइम की पेमेंट तो हम करेंगे, लेकिन यूनिट्स इसमें कोई भी नहीं बनेंगे, तो ये खर्चा कौन भरेगा? अगेन, कौन से मेरा मकसद कस्टमर और कंपनी की जंग नहीं है, उसको तो छोड़ दो ना, कॉस्ट से कम कस्टमर का ताल्लुक नहीं है। यूनिट की कॉस्ट में जाएगा या प्रॉफिट लॉस में? अगर के इट इज नॉर्मल, ठीक है, इट इज यूजुअल। मिसाल, हम स्टाफ को लंच ब्रेक देते हैं, नमाज ब्रेक देते हैं, मशीन को रेस्ट देते हैं, या लोड शेडिंग का टाइम होता है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर के नॉर्मल आइडल टाइम है तो लेबर जो आवर्स वर्क करेगा और जितने आवर्स की उसको पेमेंट मिलेगी उसमें हमेशा फर्क होगा। उसूलन तो उसको उतने घंटे की पेमेंट मिलनी चाहिए थी जितने घंटे वो काम करेगा, लेकिन अब के बाद आवर्स पेड ज्यादा होंगे और आवर्स वर्क कम होंगे। ये जो डिफरेंस है पैसों का, ये भी यूनिट कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा इफ इट इज नॉर्मल। लेकिन कोई अगर अनयूजुअल इवेंट आ गया, कोई अनयूजुअल ब्रेकडाउन आ गया, तो वो जो इजाफी नुकसान एबनॉर्मल है वो आप प्रॉफिट लॉस में बेचेंगे। कोई पावर फेलियर जरूरत से ज्यादा हो गया, मशीन का कोई ऐसा कंपोनेंट टूट गया कि हफ्ते तक वो कंपोनेंट आ नहीं पाया और मशीन हफ्ता पूरा बंद रही, सही है, पावर ब्रेकडाउन हो गया, लेट से कोई फायर लग गई जिसकी वजह से प्लांट हमारा 4 दिन बंद हो गया। अगर के पता था कि इतना ब्रेक तो हम देते हैं, जिस तरह हमने कहा कि नमाज का ब्रेक है, लंच ब्रेक है, रेस्ट ब्रेक है, थोड़ा चहलकदमी करके आ जाएगा, हम उसको टॉप टाइम देते हैं कि 1 घंटे में 5 मिनट वो चक्कर मार के आएगा। एंड दिस इज व्हाट शुड यू डू विद योर स्टडीज, कि जब आप पढ़ रहे होते हो और आप कंसेप्टिव अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मकसद आप पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, सही है। किताब हाथ में होती है लेकिन आप कोशिश कर रहे होते हैं, जब किसी चीज के ऊपर कोशिश कर रहे हैं तो वो दिमाग में नहीं जाती। तो उसूलन क्या करना होता है, 40-45 मिनट के बाद आपको फ्रेश होकर आना होता है, तो रिलैक्स होकर आ गए, उसके बाद आप बैठेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बरकरार रहेगी। नहीं तो आप सिर्फ कागज काले कर रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कुछ अनयूजुअल हो गया तो इतना ज्यादा नुकसान, इतने ज्यादा घंटे हम यूनिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना सकेंगे। यहां तक क्लियर है? अर्ली वेजेस में, क्योंकि वो यूनिट्स जब बनाएगा ही नहीं, करेक्ट, तो हम उसको उसकी पेमेंट भी नहीं करेंगे, ये आएगा अर्ली वेजेस के अंदर। एक्सपेंस तो है, लेकिन
अगर पार्ट ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, तो हम उसको यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा मानेंगे। मिसाल, एक यूनिट आप बनाते हैं जो बनने में लेता है 45 मिनट, ठीक है। अगर उस पर लगातार काम किया जाए तो 45 मिनट का काम उसको चाहिए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस ये कहती है कि लेबर को जितने घंटे की पेमेंट की जाती है, जितने घंटे की पेमेंट की जाती है, उसमें से 20% टाइम आइडल होता है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला समझते हैं। मैंने क्या कहा कि जितने घंटे की पेमेंट की जाती है, यानी टाइम पेड, इसका कितना बोला मैंने? 20% आइडल है। तो इसका कितना फीसद काम हुआ होगा? 80%। तो आवर्स पेड में से 100 माइनस आइडल टाइम। आइडल टाइम कितना है? 20%। तो काम कितना होगा? दिस इज आवर्स वर्कड। अब अगर मैं ये कहता हूं कि एक यूनिट को बनाने में 45 मिनट का काम दरकार है, 45 मिनट की पेमेंट नहीं, 45 मिनट यूनिट के ऊपर स्पेंड करने, तो टाइम कितना हो गया? 45 मिनट्स। लेकिन 45 मिनट के काम के ऊपर आप पैसे कितने टाइम के देंगे? करके देखते हैं। हालांकि लेबर ने काम 45 मिनट किया है, तो क्या पेमेंट भी 45 मिनट की लेगा? नहीं। फिर कम की लेगा? नहीं, ज्यादा की लेगा। क्यों? क्योंकि 45 मिनट उसने काम किया है, और आपकी प्रैक्टिस क्या कह रही है कि जितने घंटे उसको पे किए जाते हैं उसका 20% आइडल होता है। तो इस फॉर्मूला को ऐसे लेके आते हैं, ये 100 माइनस 20% 80%, यहां मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं 80 से, 56 पॉइंट, ठीक है। इफ योर आर्ली रेट इज 400 रुपीज पर आवर, तो हम उसको मिनट के हिसाब से कर लेंगे। यूनिट की कॉस्ट में 45 मिनट का खर्चा डालेंगे कि 56 मिनट का? 56 मिनट का। हालांकि यूनिट के ऊपर काम 45 मिनट हुआ है, लेकिन उसमें लेबर को 20% जो एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं वो आइडल के हैं। अगर 20% तक है तो यूनिट की कॉस्ट में जाएंगे। लेकिन अगर फरागत इससे ज्यादा हुई है, इनएफिशिएंसी से ज्यादा हुई है, तो फिर यूनिट जिम्मेदार नहीं है, फिर प्रॉफिट लॉस को भरना पड़ेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? लेबर कॉस्टिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, एग्जाम के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये, लॉजिकली इसको समझना है। कॉन्सेप्ट इज, टॉपिक इज learning curve. Any idea what is learning curve? No. Although you have an idea, लेकिन इसके बारे में मैं सिर्फ उसको एक टर्म दूंगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कभी कोई जॉब पहली बार की जाती है तो उसको परफॉर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है। जब भी कोई यूनिट पहली बार बनाया जाता है तो उस यूनिट को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे जैसे ये जॉब रिपीट की जाती है, बशर्त कि जॉब सेम हो, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होने चाहिए। एज द क्यूमुलेटिव जॉब इज रिपीटेड, द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट is more than average. As the cumulative job is repeated, जैसे जैसे वो काम रिपीट किया जाएगा, the average time
per unit reduces. मेरे जुमले को कंप्लीट करने में मैंने क्या बोला? As the job is repeated, the average, इस वर्ड पे फोकस करना, the average time per unit reduces by the learning rate. आगे क्या कहता है? Until a steady stage arises. स्टीडी स्टेज का मकसद क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है जहां के बाद लर्निंग कर्व अप्लाई होना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, पहली बार अगर आपने जिंदगी में कभी चाय बनाई हो, सही है, तो जो पीछे इंतजार कर रहा होगा, अगर कोई इंतजार कर रहा था तो पूछ रहा होगा कि धूप पे पका रहे हो क्या? आधा घंटा हो गया, चाय नहीं बन के दे रही तुम्हारी। लेकिन हम परेशान, पता नहीं कलर सही हो गया नहीं हो गया, 3 बार तो पत्ती ऊपर नीचे की है, 4 बार तो चीनी ऊपर नीचे की होगी, लगता है ज्यादा डल गई, लगता है ज्यादा पक गई है, सही है, नुकसानात हुए होंगे। बनी फिर भी जैसी होगी, फिर डिपेंड करता है पीने वाला कौन था, सही है, शायद तारीफ कर दिया चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है। लेकिन जैसे जैसे आप अगर बैचलर्स रहने लग गए तो फिर आदत बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप वही जॉब रिपीट करते हैं तो अगली बार जो कप आप बनाते जाएंगे, ठीक है, एवरेज टाइम पर चाय पर कप ऑफ टी कम होता जाएगा। मैं नेक्स्ट कप ऑफ टी नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस अ कप ऑफ टी, टू कुक मेक अ कप ऑफ टी विल बी रिड्यूस्ड बाय द लर्निंग कर्व। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जिसके बाद आपका लर्निंग कर्व लगना बंद हो जाएगा। तो वो खान साहब जो सारा दिन चाय बनाता जा रहा है ढाबे पे, तो जादूगर तो नहीं हो गया होगा, हाँ चाय चाहिए ये ले, नो, जादूगर तो नहीं हो जाएगा कि भाई इतनी बनाई है कि अब चुटकी बजाता है चाय बन जाती है। टाइम तो उसको वही चाहिए होगा ना, लेकिन अब उसको उतना टाइम नहीं चाहिए होगा जितना उसने पहली बार जिंदगी में चाय बनाने पे, वो तो गर्म चाय तली पे रख के करता है, मीठी मीठी होगी, तजुर्बा हो गया। हम तो अभी भी गर्म से डर रहे होते कि इसको उठाए कहां से पतीले से, हमें तो कभी तौलिया और कपड़ा नहीं मिलता कि पतीले को उठाया किस चीज से जाए। एवरेज टाइम रिड्यूस होता जाएगा। तो लर्निंग कर्व थ्योरी क्या कहती है? पहला जब यूनिट बनाया जाएगा या पहला बैच बनाया जाएगा वो ज्यादा टाइम लेगी। अगर कोई कंपनी पहला यूनिट प्रोटोटाइप, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोटोटाइप सैंपल बना के अपनी बजटिंग करे तो वो बजटिंग गलत हो जाएगी। मिसाल, एक स्कूल ने आपको यूनिफॉर्म दिया कि मुझे ऐसा यूनिफॉर्म आपने बना के देना है, बताओ कि एक यूनिट मुझे कितने का लगाओगे। तो जब आपने उसकी डिजाइन को समझा और जब आपने उसकी कटिंग वगैरह की और आपने एक यूनिफॉर्म बना के देखा, बिलफर्स्ट पहला यूनिफॉर्म बनाते हुए आपके टेलर को 1 घंटा लग गया और आपने 1 घंटे के हिसाब से उसको तमाम यूनिफॉर्म्स की कॉस्ट बना के दे दी। उसने आपको मना कर दिया कि नहीं, महंगा दे रहे हो। तो पहले यूनिट के बेसिस पे कॉस्टिंग करना गलत हो जाएगी। हम क्या करेंगे? एवरेज कॉस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगला यूनिट अब कम टाइम लेगा, उसके अगला यूनिट अब कम टाइम लेगा। फिर जो एवरेज टाइम होगा मैं उसके हिसाब से आपको चार्ज करूंगा, जब तक स्टीडी स्टेज नहीं आ जाती। ये अप्लाई सेम काम पे नहीं होगा, नए काम पे होगा और पहली बार ये अप्लाई होगा, ठीक है। जब पहली बार आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहली बार आप कोई बैच बना रहे हैं, तब लर्निंग कर्व अप्लाई होगा। लेकिन वंस यू आर एक्सपीरियंस्ड विद दिस, तो उसके बाद लर्निंग कर्व अप्लाई होना बंद हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, बाकी तफसील हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा हूं? लर्निंग कर्व ने कहा टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट और बैच इज लॉन्ग, ज्यादा होगा, ठीक है। एज the job is repeated, the production is repeated, the cumulative units are produced. Average time per unit or
बैच is reduced until a steady stage, जब तक फ्लैटन आउट नहीं होना शुरू हो जाता। पहले इसका मैं आपको गलत फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ठीक है? पहले मैं इसका आपको गलत फॉर्मूला सिखा रहा हूं लॉजिक समझाने के लिए। वंस वी आर डन विद दैट, फिर मैं सही फॉर्मूला की तरफ आऊंगा। कोई बड़ी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और आपको फिर मकसद भी समझ में आएगा कि मैं गलत फॉर्मूला क्यों पढ़ा रहा था। फॉर्मूला इज y इक्वल्स टू a r पावर n। इसमें y का मकसद इज एवरेज टाइम पर यूनिट और बैच। ए का मतलब टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, करेक्ट। एंड आर इज लर्निंग रेट। एन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूं। से हम पहला बैच बनाते हैं, करीबन कोई 60 यूनिट्स का एक बैच हम बनाते हैं। वो बैच बनाने में हमें 400 घंटे लग जाते हैं और हमारी पास्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि 90% लर्निंग कब अप्लाई होगा, कि 90% लर्निंग कब अप्लाई होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहला बैच जब हमने बनाया तो उसको बनाने में 400 घंटे लग गए, बैच है पूरा। और हमारी हिस्ट्री ये कहती है, ट्रेंड ये कहता है कि लर्निंग रेट होगा 90% का। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं, ए का मकसद इसमें क्या है, फर्स्ट बैच बनाने में जितना टाइम हमें लगा, कितना लगा था, 400 घंटे। तो ए मैंने रख दिया 400 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। लर्निंग रेट कितना है, 90%, सही है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 90% से, तो y आ गया कितना, 360 आवर्स। आपके मुताबिक 360 क्या है? हाउ डू यू रीड दिस? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इसमें 360 क्या है। मैं आपसे पूछूं कि दूसरा बैच कितने टाइम में बनेगा? मैं वापस पूछ रहा हूं, पहला बैच बनने में लेता है 400 घंटे, दूसरा बैच कितने टाइम में बनेगा? ये गलती है, दिस इज मिस्टेक, ठीक है। मैं अलर्ट कर रहा हूं, this 360 is what? Is the average time. Is the average time. This is not the time taken by nth batch. This is not the time taken by nth unit. This is average time. That means कि अगर हम 2 यूनिट्स बनाते हैं और हर यूनिट 360 घंटे लेता है, तो 2 यूनिट्स को कैसे निकालेंगे? 360 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। एवरेज का मकसद हम समझते हैं, y का मकसद टाइम बाय फर्स्ट यूनिट प्लस टाइम टेकन बाय सेकेंड यूनिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज y, एवरेज। दिस इज नॉट द टाइम टेकन बाय सेकेंड, थर्ड, 10th, 11 और so on यूनिट, नो। इसका मकसद क्या किया गया है, पहले यूनिट ने कितना टाइम लिया था, 400, ये तो तय है। दूसरे यूनिट ने कितना टाइम लिया ये नहीं पता,
लेकिन जितना भी लिया उसको जब दोनों को मिला के 2 से तकसीम किया तो 360 आया। तो हम ये निकालें कि टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2 बैचेस कितना होगा। टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स कितना होगा, दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय 2, 720। देन द 720 इज टाइम टेकन बाय 2 बैचेस माइनस पहले बैच ने कितना टाइम लिया था 400, तो दूसरे ने कितना लिया होगा 320। 320 is the time taken by second batch. Why is not? ये बुनियादी मिस्टेक है लर्निंग कर्व की, इसलिए मैं गलत फॉर्मूला के थ्रू बता रहा हूं। मैंने 90 पे पावर कितना दिया, कोई नहीं, इसका मकसद ये एवरेज है 2 बैचेस का। अब मैं पावर सिखाता हूं। पहला बैच कितना टाइम ले रहा है 400 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 90%, जवाब आया 360। और ये मैंने वाज़ेह किया कि 360 इज नॉट द टाइम टेकन बाय सेकंड यूनिट बट इट इज द टाइम टेकन बाय एवरेज यूनिट्स या पर यूनिट, एवरेज पर यूनिट इफ 2 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। अगर मैं उसका भी 90% निकालता हूं, सही है, उसका भी 90% निकालता हूं, स्क्वायर कर दिया, यानी 2 बार 90% कर दिया, आंसर कितना आया 320। जब मैंने इसको स्क्वायर लगाया तो ये आपका आंसर आया द एवरेज ऑफ 4 बैचेस। Each batch will take 324 hours average if 4 batches are produced. Again, you cannot say that 4th batch will be taking 324 hours. अच्छा, अगर इतने डेटा में से मैं आपसे पूछूं कि चौथा बैच कितना टाइम लेगा, हथियार डाल देना, आप नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। मैं आपसे अगर पूछूं कि चौथा बैच कितना टाइम लेगा तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि तीसरा बैच कितना टाइम लेगा या 3 बैचेस कितना टाइम लेंगे, वो तो है ही नहीं डेटा में। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, पहला बैच लेता है 400 घंटे, मैं उसका 90% निकालता हूं, उसका 90% निकालता हूं और उसका 90% निकालता हूं, यानी मैंने 90 को दे दिया क्यू। आंसर कितना आया 291.6। 291.6 is average time taken per batch if 8 batches are produced. As if you are putting a power on 2. 2 square 4, 2 cube 8, it's not 6, and 2 raised to power 4 16, सही है। तो अगर मैं इसको करता हूं 400 hours are supposed to be taken by the first batch, 90%, उसका 90%, उसका 90%, उसका 90%, तो raised to power 4, the answer is 260। So 262.4 hours is the average time per batch if 16 batches are produced. अगर मैं इसको रेज़ टू पावर 4 लगाता हूं तो ये मुझे एवरेज टाइम बताएगा 32 बैचेस का, देन 64, देन 128, देन 256, सही है, देन 512, 1024, MBGP याद है ना, सही है। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, इस तरीके से हम 254, 512 ऐसे बढ़ाते जाते हैं। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला के थ्रू मैं स्टीडी रेट नहीं निकाल सकता। मिसाल मैं आपको यह बोलता हूं कि यह कहानी
45 बैचेस तक चलेगी। हर बनने वाला अगला बैच टाइम गिराता जाएगा और यह कहानी कब तक चलेगी? 45 बैचेस तक चलेगी। उसके बाद लर्निंग कर्व सीज, उसके बाद लर्निंग कर्व सीज हो जाएगा और उसके बाद बनने वाले तमाम बैचेस उतना ही टाइम लेंगे जितना के 45वें बैच ने लिया था, जितना के 45वें बैच ने लिया था। अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं कि 45वां बैच कितना टाइम लेगा, तो हाउ कैन आई कैन नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला, आई कैन नॉट। चलो अगर मैं इजी भी कर दूं, मैं कहता हूं कि 32 या चलो 16 बैचेस में स्टेडी स्टेज आ जाएगा। तो आप ये तो निकाल सकते हैं कि 16 बैचेस कितना टाइम लेंगे, 262.4 मल्टीप्लाई बाय 16 बैचेस, तो 16 बैचेस टोटल टाइम कितना लेंगे ये तो पता चल गया, लेकिन 16वां बैच कितना टाइम लेगा ये बताना आपके बस में नहीं है। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि 15 बैचेस कितना टाइम लेंगे। So the time taken by 16 batches and time taken by 15 batches is difference is time taken by 16th batch। और अगर मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं 30 बैचेस बनाऊंगा, तो बाद के जो 14 बैचेस हैं वो उतना ही टाइम लेंगे जितना कि 16वें बैच ने लिया था। लेकिन 16वें बैच ने कितना टाइम लिया वो ये फॉर्मूला नहीं बता सकता। लेकिन इस फॉर्मूला से आपको फायदा क्या हो सकता है? कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि लर्निंग रेट बताओ कितना है। मैं आपको यह बता दूं कि पहले बैच को बनाने में 400 घंटे लगे, दूसरे बैच को बनाने में 320 घंटे लगे। बताओ लर्निंग रेट कितना हुआ? पहले बैच को बनाने में 400 घंटे लगे, दूसरे बैच को बनाने में 320 घंटे लगे, तो लर्निंग रेट कितना हुआ? हाउ मच इज आर? दोनों का लर्निंग रेट कितना हुआ, यानी मेरा एवरेज कितने से कम हो रहा है? देखिए मैंने आपको बताया पहले बैच ने कितना टाइम लिया और दूसरे बैच ने कितना टाइम लिया। इस 360 वाई is 360 y? No, the y is average time and 360 is time taken by second batch. This is not y. y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? time taken by first batch plus time taken by second batch divided by 2 units. यहां पे आंसर कितना आया? 320 मैंने बोला था ना, sorry my mistake, 300 and now this 360 is what? Average time per batch if 2 batches are produced। तो मैं इसको यहां पर रख सकता हूं। y कितना है? 360, a कितना है? 400, r कितना है पता चल जाएगा 90%, 0.9। इसी तरीके से मैं अगर आपको 4 यूनिट्स का डेटा बताऊं कि पहले यूनिट ने 400 लिए थे, दूसरे यूनिट ने 320 लिए थे, तीसरे यूनिट ने इतने लिए थे, चौथे यूनिट ने इतने लिए थे, बताओ कि लर्निंग रेट कितना है? तो आप क्या करोगे? टाइम टेकन बाय फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय 4 y आ जाएगा। लेकिन अब के बार स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि 4 बैचेस का डेटा है। सही है? तो अगर आपसे लर्निंग रेट पूछता है तो उसके लिए यह फॉर्मूला आपको काम में आ सकता है। लेकिन जनरली लर्निंग कर्व को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड वील बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।